नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सतीश गुप्ता पोरवाल, मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान की ओर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान जो 2 साल के लगभग इसकी उम्र रही होगी, लेकिन जिस पायदान पर यह पहुंच चुका है वो बड़ा प्रशंसनीय है। हौसला देखिए कि इतने कम समय में अर्ध कुंभ भी होता है, कुंभ भी होता है, लेकिन महाकुंभ, काव्य महाकुंभ का आयोजन इस संस्था के द्वारा किया गया है। अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक लगातार 11 घंटे तक विभिन्न 11 तरह के प्रोग्राम, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आयोजन किया जाएगा और इसके लिए हमारे संस्थापक मान सिंह जी सुथार, अध्यक्षा श्रीमती हमारी जानकीपुरी जी, संरक्षक महेंद्र मौर्य जी, सचिव अरविंद भ्रमर जी, उप सचिव लोकेश मीना जी और साथ में अनीता मौर्य जी जो इसके संयोजक हैं। सभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत की वजह से ही हम विश्व रिकॉर्ड की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये शायद पहले ही बार हो रहा है कि 11 दिन तक लगातार 11 घंटे लाइव प्रोग्राम्स विभिन्न तरह के होते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जी, आज के कार्यक्रम में आप देख रहे हैं हमारे साथ एक महान विभूति ही कहूंगा मैं तो, काव्य जगत के सागर हैं आप, या मैं कहूं कि ये काव्य जगत के एक हिमालय हैं आप। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आदरणीय श्री विवेक केशवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन। प्रणाम, धन्यवाद जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी सहृदयता है कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और समय पर यहाँ पधारे। और हमारे दर्शकों को मैं ये अवसर दे रहा हूँ वो जाने कि आखिर आप इतने बड़े कवि हैं, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पर आपके अध्ययन हुआ और क्या क्या आपने लिखा है, कितनी उपलब्धियां हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं इस पर तो सिर्फ कविताएं सुन लेते हैं और कविताएं सुन सुन के मंत्रमुग्ध होते रहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बोल रहा है, क्या लिखा है। लेकिन उसके अंदर, उसके पीछे क्या है, वह जानने की उत्सुकता सबको रहती है। तो मैं चाहूंगा आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रख्यात कवि विवेक केशवर जी तो हैं ही, और थोड़ी देर में ही हमारे मंच के मानसरोवर साहित्य अकादमी के संस्थापक श्री मान सिंह जी सुथार, वो भी शीघ्र ही पधारेंगे। बहुत अच्छे कवि हैं और उन्होंने इस मंच की स्थापना की। बहुत मेहनती हैं, सारी पूरे सदस्य जो पदाधिकारी हैं बहुत ही मेहनती हैं। तो श्रीमान विवेक केशवर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो पहले अपना उस तरह से परिचय दें, कहाँ से आप, किस स्थान से हैं और कब आपने शुरू किया, किस तरह से भावना आप में जागृत हुई कि कविता लिखूं मैं। सीढ़ी दर सीढ़ी हम आपसे पूछना चाहेंगे, तो आप कृपया बताएं हमें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। इस पटल पर पहले भी मैं कई बार आ चुका हूं और आदरणीय मानसिंह सुथार जी से कई बार वार्तालाप हो चुका है मेरा। बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है इस पटल ने। 11 दिन 11 घंटे रोज, जी जी, ये भागीरथ प्रयत्न है बहुत बड़ा। इसके लिए आप सबको, मान सिंह जी को, आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन। जहां तक मेरा प्रश्न है, आपको जान के हैरानी होगी मैं मूलतः महाराष्ट्र से हूं, हाँ लेकिन जन्म मेरा आंध्र प्रदेश में हुआ, हैदराबाद में।
और शायद जब मैं 6 या 7 साल का रहा तब हम लोग दिल्ली आ गए। तब से अब तक मैं दिल्ली में ही स्थायिक हूं। मेरी बिल्कुल प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, सारी की सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई। मैंने दिल्ली में ही नौकरी ज्वाइन की और दिल्ली से ही रिटायर हुआ। अब दिल्ली तो छूटने वाला है नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी यहीं हो गई है। हाँ जी। तो अब मैं दिल्ली वाला होकर रह गया हूं। जहां तक काव्य लेखन का सवाल है, मुझे याद आता है शायद मैंने 1972 में अपनी पहली कविता लिखी। तब मैं कॉलेज के दूसरे वर्ष में था। जी विवेक जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये वह बिल्कुल वही समय है जब मैंने भी शुरुआत की थी। अरे वाह! तो ये तो बड़ा अच्छा संयोग है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने कितना क्या किया नहीं। अभी तो आपका आपका ही है। 1972 में मैंने लिखना शुरू किया, कुछ एक कविताएं लिखी और उसके बाद असली इसमें मोड़ आया या मुझे बूस्ट असली जो मिला वो मैंने विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं कर रहा था अपना ग्रेजुएशन और उसमें मुझे सर्वोत्तम कवि का पुरस्कार मिला, बहुत अच्छा। जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और उस समय मंच पर जो निर्णायक दल बैठा था उसमें एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर त्रिपाठी जी। जब हमारा काव्य पाठ समाप्त हुआ, नतीजे आ गए, सर्टिफिकेट्स और पुरस्कार मिल गए, तब उन्होंने मुझे बुलाया दोबारा मंच पर, मेरे कंधे पर हाथ रखा। कितना सेकंड ईयर का बच्चा कितना होता है, 17 साल का था मैं। जी जी। और कहा कि बेटा बहुत अच्छा लिखते हो, लिखते रहो, लिखना मत छोड़ना कभी, और अपनी शैली मत बदलना लिखने की। कोई तुम्हें सराहे ना सराहे, छपो ना छपो, एक दिन आएगा जो तुम्हारा होगा, लेकिन शैली मत बदलना। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला। उनकी बात मानकर मैं लिखता रहा और आज होते 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 इतना इस लायक तो बन ही गया हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। सर, ये एक्चुअली बुलाने का है या आमंत्रित करने का जो होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी बुला लिया जाए। ये योग्यता पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि आप कितने योग्य हैं, कितनी योग्यता है आपको, कई बार हमने सुना है। और ये तो आप बताएंगे कि किन किन विधाओं में लिखते हैं। हालांकि कुछ विधाओं में तो मैंने भी सुना है आपको, लेकिन इतना तो नहीं मालूम कि किन किन विधाओं में आप लिखते हैं। मेरे ख्याल से कई विधाएं होंगी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किन विधाओं में आप लिखते हैं। मैं मुख्यतः कवि हूं, गीतकार हूं, लेकिन इसके सिवाय मैंने कथाएं लिखी हैं, 2 नाटक मेरे प्रकाशित हो चुके हैं, एक उपन्यास भी लिखा है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मैं किसी और विधा में लिखने का प्रयत्न करता हूं तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के कविता पर ही आ जाता हूं। सो पहला मेरा पैशन, पहला मेरा नशा कविता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कविता में मैं अधिकतर, ज्यादातर श्रृंगार रस में लिखता हूं। चाहे वो गीत हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो क्षणिकाएं हो, छंद हो, दोहे हो, मेरी पहली पसंद श्रृंगार रस होती है। जी, मैंने आपकी श्रृंगार रस की कविता सुनी थी एक मंच पर। तो मुझे, हालांकि आपने खुद ने ये कहा था कि भाई इस उम्र में मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये तो कवि होता है। कवि की कोई ऐसी, कवि चाहे 18 साल का हो या 80 साल का हो, कवि होता है वो उम्र से नहीं आका जाता। तो आपकी श्रृंगार की कविता मैंने सुनी थी और उससे प्रेरित होकर मैंने सोचा कि मैं भी तो लिखूं। और मैंने भी एक कविता श्रृंगार पे लिखी। अरे वाह! बस कोशिश की। तो आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा के स्रोत होते हैं आप लोग हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे सर, आगे बताएं। करीबन आज से
10-12 साल पहले, बल्कि पहले मैं एक बात और बताऊंगा, मैं लिखता था लेकिन कभी भी अपनी रचनाएं छपने के लिए नहीं भेजता था, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है और सभी कवियों को लगता होगा कि उनकी रचनाएं या उनकी कविताएं या उनके गीत उनके अपने बच्चे हैं, और अगर किसी के बच्चे को कोई नकार दे तो वो उसे सहन नहीं होगा। इसी डर से मैंने अपनी कविता कभी छपने के लिए नहीं भेजी कि कोई उसे संपादक के खेत के सहित वापस ना कर दे। बहुत साल निकल गए, करीबन 10 साल पहले मैं एक पुस्तक मेले में था और वहां एक छोटी सी काव्य गोष्ठी हो रही थी। जी जी। उसमें मैंने अपनी एक कविता पढ़ी। एक सज्जन उठ के मेरे पास आए कि आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, सारी बात उन्होंने पूछी। फिर उन्होंने पूछा कि आप छपना चाहेंगे? सो मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं। सो कहते हम आपकी पुस्तक छापना चाहते हैं। मैंने कहा लेकिन आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? जी। तो उनका जवाब बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि आपकी एक कविता सुनकर ही हमें पता लग गया कि ये चावल कितना पका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से एकदम मेरी सही शुरुआत आकलन हुई। सही आकलन था, बिल्कुल सही आकलन हुआ, बिल्कुल। वहां से मेरी शुरुआत हुई और प्रणय से परिणय तक मेरा पहला काव्य संग्रह छपा। उसके बाद 1 2 3 करते हुए अब तक 7 काव्य संग्रह छप चुके हैं, 5 काव्य संग्रह छप चुके हैं, नाटक हो गया है, एक पुस्तक का मैं संपादन कर चुका हूं, बहुत खूब। 13 साझा पुस्तकों में मेरी कविताएं आ चुकी हैं। निरंतर प्रवास जारी है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। होता क्या है कि जैसे बोलते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। तो जब आपने एक कविता बोली तो वो समझ गए कि कितना भंडार मौजूद है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप छपना चाहेंगे, कि बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात ध्यान आ गई अपनी, जैसे जी मैंने कहा कि वही 72-73 का टाइम था जब मैंने भी लिखना शुरू किया था, और करीब सन 75 में मैं रुड़की विश्वविद्यालय में गया पीजी करने। अच्छा। तो ऐसे ही एक कविता लिखी, एक कहानी लिखी, विविध। ऐसा नहीं था कि कविता लिखनी, कहानी लिखनी है। और मैंने बड़ी छलांग लगानी चाहिए, जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि व्यक्ति को एक एक सीढ़ी चलना चाहिए, लेकिन मैंने बड़ी छलांग लगानी चाहिए। मैंने उनको भेज दिया सरिता में। ओ अब आप समझिए, सरिता में भेजना, अरे बिल्कुल नो सी किया। मुझे लग रहा था कि खेत सहित तो वापस आएगी, और हुआ वही, मेरी रचना खेद सहित वापस आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह, हालांकि बड़ी छलांग लगाना चाहा था और मुझे मालूम था, फिर भी एक सदमा सा लगता है कि यार छोड़ो इस बात को। और दूसरी बेशक। बात क्या है कि मैं ये तकनीकी क्षेत्र में चला गया, टेलीविजन का मेरा फील्ड रहा। ओ तो वहां से शिक्षा प्राप्त करके रुड़की से फिर मैं दूरदर्शन मुंबई में चला गया वहाँ। तो फिर क्या हुआ, तकनीकी क्षेत्र होने से फिर मेरा नाता छूट गया। हम्म। बाद में, बहुत बाद में मैंने शुरू किया। तो अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे मान सिंह जी सुथार भी पधार रहे हैं, अरे वाह। और हम चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ। जी नमस्कार सतीश जी। नमस्कार जी सर, नमस्कार मान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सादर प्रणाम मान प्रणाम सिंह जी। कविश्वर जी, बहुत चरण दिन के वंदना बाद करता हूँ मुलाकात हुई आपकी। आपसे। अरे ये आप सौभाग्य है कि आज सतीश जी के माध्यम से आपसे फिर मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो भी इस, हमने एक बड़ा कुछ आयोजन करने का सोचा, और बहुत बड़ा शुरुआत आयोजन। आपसे, और वो शुरुआत आपसे हो रही है, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत। पहले क्या बात। पहले नाथ साहब आए, और अब आप कविश्वर जी, विवेकवेश्वर जी आप आ गए। हम तो फूले नहीं समा रहे हैं, और क्या अरे कहें, बिल्कुल बिल्कुल शब्दों में सर, बयान नहीं कर सकते। बहुत ही मेरा प्रसन्नता की सौभाग्य। बात है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविश्वर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो हम अपनी यात्रा, कविश्वर जी, हम अपनी यात्रा चालू रखेंगे। जी थोड़ा सा मैं मोड़ ले लेता हूँ, हमारे संस्था के महोदय भी आ गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा उधर भी मुड़ लेता हूँ मैं। जी जी। तो मान सिंह जी सुधार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमसे आपसे तो बहुत मुखातिब होते हैं, और मैं जी व्यक्तिगत जी। तौर पे, ये देखिए, मेरा
कविश्वर जी साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे सपना तो सब देखते हैं, कोई नींद में देखते हैं, कोई खुली आंख से देखते हैं, और खुली आंख से देखा हुआ सपना यदि सच हो जाए तो इससे बड़ी प्रसन्नता दूसरी नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सत्य कहा। तो मेरे मेरे 2 सपने आज सच हुए हैं। वैसे मान सिंह जी सुतार साहब से तो मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज आपके सामने बैठा हूँ मैं, ये भी मेरा सपना था। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी आपके साथ बैठूं मैं, आपसे रूबरू हूँ, आपसे बातचीत करूं, तो आज मेरा ये खुली आंख से देखा हुआ सपना सच हुआ है। अरे मान सिंह जी साहब से बधाई हो आप। मान सिंह जी साहब से मेरा सपना कब सच हुआ, जब एक प्रतियोगिता में, कड़ी स्पर्धा में, 3 चरणों की प्रतियोगिता थी काव्य की। मालूम नहीं कैसे मैं लिखता चला गया। पहले चरण में चयन हुआ, दूसरे चरण में हुआ, तीसरे में हुआ। तीसरे चरण में 5 लोगों को पंक्ति दी गई और 5 में से प्रथम मेरे को चयन किया गया मेरा। अरे और वाह, मुझे काव्य मानसरोवर काव्य रत्न की उपाधि दी गई। और बहुत अच्छे, सबसे वाह। बड़ी बात तो ये है साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं मान सिंह जी सुथार, हमारे संस्थापक महोदय ने जयपुर आके मुझे वो ट्रॉफी प्रदान की। क्या बात है, क्या बात है। तो खुली आंखों से देखे हुए सपने पूरे होते हैं, वो मैंने देखा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मुझे भी मान आपसे सिंह जी साहब मैं, मिलने का 2 बार जी अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और कविश्वर जी, सतीश जी बड़े ही कोमल हृदय व्यक्ति हैं। आपके बिल्कुल। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप इन आईना देख रहे हो और आप खुद को देख रहे हो, तो सामने सतीश जी हैं, ऐसा अरे है। जी नहीं हो सकता है कि कुछ बातें हमारी मिलती हों। जैसे अभी आपने बताया था कि मैंने सन 72 में लिखना शुरू किया, जी। तो एक जी संयोग तो यही रहा कि मेरा भी वही लगभग समय था। तो चलिए, अब मान सिंह जी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी। आपके मन में ये विचार कब और कैसे आया कि मैं भी एक मंच स्थापित करूं काव्य जगत में, साहित्य में? आपसे जानना चाहेंगे, सभी जानना चाहेंगे, जो भी दर्शक हैं हमारे जी हैं, जो जी। भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी इसका कुछ वैसे आप कह सकते हैं कि ये कोई सोच समझ के इसको तैयार नहीं किया गया। जी बस ऐसे ही लिखते लिखते, जैसे 1997 से मैंने लिखना शुरू किया। पहली कविता मैंने जब 8th में था तब लिखी थी, और तब से ये लिखने का जो कारवां शुरू हुआ, तो बाद में ये चलता चला गया। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, नए नए प्लेटफॉर्म मिलते गए, कहीं लिखते गए। जैसे हम अपने फोन में लिखते हैं, तो जी जहाँ मैसेज हम लिखते हैं तो वहां पे वो बैकग्राउंड पीछे वाइट ही रहता है। तो कम उम्र के होने की वजह से, और ये भी था कि पीछे लोगों के देखते थे कि पीछे बैकग्राउंड रंगीन आ रहा है, तो हमारा भी होना चाहिए थोड़ा, ऐसा क्यूरियोसिटी रही। बिल्कुल, तो ऐसे रंगों से ऐसे। तो सभी, हाँ जी रंगों से तो बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई प्रभावित रहता है, जिंदगी में रंग हो या फोटो में रंग हो। ठीक है, ठीक है और सर। इसी तरह ढूंढते ढूंढते जब प्ले स्टोर पे ढूंढा, तो योर क्यूट नाम की एक ऐप है, वो सामने आ गई। तो उस पे हम लिखना शुरू किया, तो उस पे वो पीछे बैकग्राउंड बनता गया। और योर क्यूट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लेखकों के हाँ लिए, जी, जो नवीन लेखक हैं, और वो नए नए विषय भी हर रोज प्रतिदिन देते हैं। तो वहां पे अच्छे लोग मिले, जो वहीं पे जैसे मुझे सिया भारती जी मिले, अरविंद भ्रमर जी, महेंद्र मौर्य जी, हम सब इकट्ठे वहां पे सारे हुए। और फिर ऐसे ही हमने पहला व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें थोड़े बहुत लोग जुड़े। और फिर जुड़ते 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 सोचा अभी अब फेसबुक पे ग्रुप बनाया जाए। सबका ये विचार कि फेसबुक जी बनाना किसी को नहीं आता, बनेगा कैसे। शुरुआत तो शुरुआत ऐसे ही होती है। जी कुछ दिन तो इसी उधेड़बन में निकल गए कि फेसबुक पे ग्रुप बनाते कैसे हैं, किसी से पूछा, किसी को कहा, लेकिन कोई आजकल इतना सहयोग नहीं करता है। हाँ फिर एक दिन कोई ईश्वर का ऐसा ही आदेश हुआ, और मैंने थोड़ा बहुत उसके साथ फोन के साथ वो छेड़छाड़ की, वो ग्रुप बन गए। और उसके बाद से ये अनवरत आज चला जा रहा है, और आप सब बड़े बड़े महान लोगों से मिलने का भी अवसर इसी बहाने से मिलता है। नहीं, और ये बहुत कारवां अच्छा, धीरे बहुत धीरे अच्छा। बिल्कुल,
अच्छे 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 लोग जुड़ते गए, जैसे सतीश जी हैं, कविश्वर जी हैं, हमारे अरविंद ब्रह्मन, महेंद्र मौर्य, अनीता मौर्य जी, और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं, पूजा सूद डोगर जी, डॉक्टर मंजुली शर्मा जी, और लोक अभी कुमार एस मैं जी जुड़े हैं, रश्मि लोकेश मंजूरिका जी, लोकेश आजाद और जी का नाम लेना चाहूंगा। वो तो आपके खास अरे वो सिपह तो सालार हैं। बड़े सिपह सालार हैं। वो तो क्या कहते हैं, बड़े लोकेश जी हाँ तो वो बड़ा शानदार लड़का है और बड़ा मेहनती है। उसने लेकिन ऐसा मानसिंह जी, समझो कि पूरा मानस, जी जी मैं एक बात जानना चाहूंगा। पटल शुरू जी करना एक बहुत बड़ा कदम होता है। पटल शुरू तो कर लेते हैं सब लोग, लेकिन उस पटल को इतना लंबा चलाना, उसे लोकप्रिय रखना, अच्छे से अच्छे व्यक्ति को उससे जोड़ना और फिर इस महाकुंभ जैसे कार्यक्रम आयोजित करना, यह आसान काम नहीं है। बिल्कुल। इतनी सारी जी कल्पनाएं, जी। इतनी सारी एनर्जी आप में कहां से आई? एनर्जी जैसे विवेक जी है, जैसे हमारी पूरी टीम है, उसमें सतीश जी भी जी शामिल है। तो हमारा जो टीम का जो माहौल है ना, ऐसा है जैसे सतीश जी हम सबसे बड़े हैं, और ये हम इनको अब अपने पिता तुल्य ही मानते हैं। जो ये आदेश दे दें तो हमारे लिए वो मान्य है। ये नहीं है कि मैं जी जी संस्थापक हूं तो सतीश जी को आदेश करूंगा, नहीं, हम इनसे आदेश लेते हैं। अगर ये हमें आदेश वाह, देते हैं तो हम मानते हैं उसको। और जो भी हमारा टीम मेंबर है, जो जैसे मान लो आज जब मानसरोवर की स्थापना हुई उस समय जुड़ा, और मान लो वो 5 दिन पहले एडमिन समूह में आया है, तो उस 5 दिन पहले आया उसका भी हम उतना ही आदर भाव और उतना ही सम्मान और उसका उतना ही उसको अप्रिशिएट करते हैं जितना 1.5 साल 2 साल पहले कोई जुड़ा हो। तो यही वाह, भावना जो मिलजुल कर चलने की, उसी वजह से जब ये जो अभी जो ये महाकुंभ वाला है, तो अरविंद भाई ने हमें ये विचार दिया कि भाई हम ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो फिर हमने पूरी टीम के साथ इस पर चर्चा की, और हालांकि इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बहुत सारे, हम पूरा 10 दिन हो गए इसको पीछे लगे हुए, और दिन बिल्कुल रात एक ही हुए हैं सभी हमारे एडमिन जो लोग हैं, कार्यकर्ता टोटल सारे। तो तब जाकर ये फलीभूत हुआ है, और ये सब टीम वर्क है कविश्वर जी, अकेला कोई कुछ नहीं कर बिल्कुल सकता। बिल्कुल। ये सब मेरी टीम मैं है, आपको और उस बताऊं। टीम की हाँ, वजह से ही हुआ है सारा ये। बेशक मैं बेशक। आपको बताऊं सर, कविश्वर जी, कि जब मैं इससे जुड़ा मंच से, इससे पहले और मंच से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी, आनंद नहीं आ रहा था उसमें। लेकिन इस मंच से जुड़ने के बाद कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ मैं कहूँ कि मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। जैसा आपने बताया भी, मान सिंह जी ने, कि हम सतीश जी की बात मानते हैं या वो रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन शुरू शुरू में देखिए, जब मैं देखता था कि इस तरह के सम्मान पत्र बन रहे हैं और चयन हो रहा है, कि प्रतियोगिता हो रही है, उसमें से 10 या 15 लोगों को चयन किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ लोगों की जरूरत है जो सहभागिता कर सके काम में। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरा हौसला नहीं हुआ, यार इतना काम कौन करेगा। जब मैं देख रहा था, इन लोगों का काम देख रहा था, कि इतना काम तो मैं नहीं कर सकता। हालांकि मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे सामाजिक संस्था से, वहां भी करता हूँ, लोकल संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, वहां भी काम करता हूँ। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी मैंने किया, अपनी चैनल से बनाई है। लेकिन फिर भी हौसला नहीं हो रहा था, जितना काम भी लोग करते हैं मेरे बस की बात नहीं। लेकिन धीरे 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 हौसला बढ़ा। इन लोगों को मैंने, फिर इन्होंने देखा कि सतीश जी भी कर सकते हैं, मैंने करके दिखाया, इनको लगा कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इन लोगों के साथ जुड़ा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इतनी महिलाएं पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ, इतनी महिलाएं काव्य रचनाएं करती हैं, मुझे तो कभी आश्चर्य होता है कि घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, कोई नौकरी भी कर रही हैं, इसके बावजूद इतना समय दे रही है, इतनी मेहनत कर रही है। मैं देखता हूँ कभी कभी रात को 12 बजे पोस्ट कर रहे हैं। हमारी पदाधिकारी सिया भारती को देखा मैंने कि रात को 12 बजे 1 बजे पोस्ट कर रही है वो। बड़े एक्चुअली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बेशक प्रेरणा कहाँ बेशक। मिलती है? प्रेरणा मिलती है संस्थापक महोदय से। इनकी जब हम देखते हैं मेहनत, तो हमें लगता है कि यार, आप जैसे अभी देखा, नौकरी भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, संस्था के नए नए आयोजन होते हैं, और साथ में महेंद्र मौर्य जी, अरविंद जी, सिया भारती जी, और अनिता मौर्य जी, लोकेश जी, ये सभी लोग जुड़ करके जो है ना, एक अच्छी टीम बन जाती है। और यही कारण है कि आज आज हम इस महाकुंभ का आयोजन कर पाए हैं, और विश्व में एक अनोखा रिकॉर्ड की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत जी। अभिनंदन आपका।
जी जी। तो मान सिंह जी और आगे सतीश बता जी रहे थे कि जी कविश्वर जी तो हमारे ऐसा समझिए भी एक हमारे परिवार के एक बुजुर्ग की तरह हैं ये। इनका आशीर्वाद हमें जब जब जरा आवश्यकता होती है हमेशा मिलता है कविश्वर जी से। आप तो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, कविश्वर जी अरे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आपसे बड़ी प्रेरणा मिलती है मुझे। जब भी मैं इनके कवि सम्मेलन में देखता हूँ तो इनकी कविताएं जरूर सुनता हूँ, देखता हूँ कि क्या बिल्कुल। लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। मैंने अभी जिक्र किया था श्रृंगार रस की कविता सुनी थी मैंने इनसे, और उससे प्रेरित होकर मैंने भी एक श्रृंगार रस की कविता लिखी। तो ये प्रेरणा आप जी जैसे लोगों से मिलती है हमें। मेरा करीबन 10-12 साल पहले तक श्रृंगार रस की तरफ इतना झुकाव नहीं था। मैं खुद नहीं जानता कि श्रृंगार रस की तरफ इतना झुकाव मेरा कैसे हुआ, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई मेरी जिंदगी में जब मुझे हर चीज में सुंदरता नजर आने लगी। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो प्रकृति हो, जानवर हो, पंछी हो, शब्द हो, कुछ भी हो। और वो जब स्थिति आपकी आती है तो आपको हर चीज में श्रृंगार नजर आता है, और सबसे बड़ा श्रृंगार तो राधा कृष्ण का है। जी जी बिल्कुल। जिसने राधा कृष्ण का श्रृंगार अपने मन में बसा लिया उसके लिए हर चीज श्रृंगारमय है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कहा कि मन जब प्रसन्न हो तो सूखा हुआ घास भी हरा दिखाई देगा, बिल्कुल बिल्कुल। मुरझाए हुए फूल भी खिले हुए मिलेंगे हमें, और उदासीन चेहरे यदि हम देखेंगे तो वहां भी प्रसन्नता दिखाई देगी हमें। तो बेशक। हमारे मन पर, जैसा आपने कहा, हमारे बेशक। मन पर बहुत ही निर्भर करता है ये। अ, थोड़ा मान सिंह जी से और जानना चाहूंगा, जैसे कुछ शायद कुछ कठिनाई आ गई। जी अभी फिर से जुड़ रहे हैं, कुछ कठिनाई आ गई थी। चलिए कोई बात नहीं, अभी वापस आएंगे। तो कविश्वर जी, आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि श्रृंगार रस में भी आपने लिखी, और कौन सी विधाएं ऐसी है जिसमें आपने लेखन किया है, काव्य लेखन किया है? वैसे तो मैंने साहित्य के कई अलग अलग विधाओं में लेखन किया। गजलें, कविताएं, गीत, उपन्यास, कथा, हाइकू, हाँ जी। इन सभी चीजों को मैंने अपने कलम से उतारने की कोशिश की। लेकिन हाँ जी। मूलतः मैं कवि ही रहा। अभी भी मेरा पहला, अगर कहीं प्रेफरेंस देखा जाए या इंक्लिनेशन देखा जाए तो वो कविता की तरफ ही है। मूलतः मैं कवि हूं। जी कविता में लिखता नहीं हूं, कविता अपने आप आती है, बाकी आती चीजें मैं लिखता हूं, ये फर्क है। ये जो कवि हृदय होता है, कवि हृदय जो उसमें भावनाएं अपने आप ही उत्पन्न होती रहती हैं। बेशक। वो कवि हृदय कभी भी भाव शून्य नहीं हो सकता। नहीं हो भावनाएं सकता। उसमें उत्पन्न होती रहती हैं, और उन्हीं भावनाओं को हम कागज पर या आज के मोबाइल पर उकेर देते हैं, डाल देते हैं, और कविता बन जाती है। कई लोग बोलते हैं कि कहानी लेखन और कविता लेखन, क्या कविता लिखने वाला कहानी लिख सकता है और कहानी लिखने वाला कविता लिख सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? रचनाकार रचनाकार होता है। जी रचनाकार मूलतः लिखता है जब कोई भावना उसके हृदय में आती है, कोई चीज उसे प्रभावित करती है या कोई चीज उसे कचोटती है। और जब वो कचोटती है तो उसकी उस अनुभूति की अभिव्यक्ति अलग अलग रंगों में होती है, अलग अलग तरीके से होती है। किसी को कहानी ज्यादा अच्छी लगती है उस अभिव्यक्ति को देने में, कोई नाटक लिखना पसंद करता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं सारी विधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कविता में आप एक छोटे से छंद में जितनी बड़ी बात कह सकते हैं उसके लिए आपको पूरी कहानी लिखनी पड़ती है। जी जी एक छोटा सा अगर मैं आपको शेर बताऊं, सुनाऊं। जी। मैं तुम्हें चाहता हूं, हाँ तुमसे कुछ नहीं। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे कुछ नहीं चाहता। इस
2 लाइनों को अगर आप काव्य गद्य में लिखना चाहें तो आपको कम से कम 2 या 3 पन्ने चाहिए होंगे। पूरी या फिल्म बनानी पड़ेगी, पूरी फिल्म जी, बनानी पड़ेगी। जी। सखी जो तुम चांद हो तो चांदनी से परहेज कैसा। इन 2 व्यक्तियों में, 2 पंक्तियों में जो आपने सब कुछ कह दिया, इसके लिए आपको एक पूरी कथा लिखनी पड़ेगी। काव्य का अपना अलग ही, काव्य की शक्ति बहुत है और कविता हाँ। बहुत दोधारी चीज है। कविता से जहां आप सृजन कर सकते हैं वहीं किसी चीज का विनाश भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वैसे देखा और जाए तो लेखन लेखन जो है, चाहे वो कविता का हो, चाहे लेख का हो, चाहे कहानी का हो, जी किसी को प्रभावित करने में सक्षम होता है। बिल्कुल। अब जैसे मैंने अभी कहा, फिल्म बनती है, अलग अलग विधाएं होती हैं, अलग अलग विधाओं में फिल्में बनती हैं। हम कविताएं लिखते हैं, आप लिखते हैं, कई विधाएं हैं जिसमें हम कविताएं लिखते हैं। कहानी में क्या हो, कहानी में जैसे मैं समझता हूँ, थोड़ी लघु कथाएं मैंने लिखी हैं, तो कभी जैसे कविताओं का जो जन्म होता है या काव्य का जन्म होता है, जितना मैं समझता हूँ, आप जितना तो मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मैं समझा हूँ, वो ये है कि अपनी, जैसे पहले मैंने कहा कि अपने दिल में या मन में कुछ भाव आते हैं। कोई चीज हमने देखी, बगीचे में हम गए, फूल खिल रहे हैं, तरह तरह के फूल हैं, वहां कुछ भाव उत्पन्न हुए, आप कुछ पंक्तियां बनी, उन पंक्तियों को आपने सजाया और कविता बन गई। तो भावों को, जो मन में भाव आ रहे हैं, उनको लयबद्ध तरीके से सजा दें तो कविता बन जाएगी। जी कथा का या कहानी का जो मैं समझ रहा हूँ वो इस तरह का है कि, या तो घटना से, कई बार क्या होता है, कोई घटना हुई, अब उस घटना को, अब ये दुर्घटना भी हो सकती है, अच्छी घटना भी हो सकती है, तो कविता के बजाय उसको लेख में या कहानी में दर्शाना ज्यादा सरल होता है और ज्यादा प्रभावित करती है वो। तो कुछ लोग, जैसे आपने भी कहा कि आपने कुछ कहानियां भी लिखी या कविताएं भी लिखी, कवि मूल रूप से आप कवि हैं, जी तो इसी तरह से कुछ लघु कथाएं मैंने भी लिखने की कोशिश की, कुछ लिखी है, लेकिन जो आनंद कविता में आता है वो अलग ही है, वो अलग ही है, उसको परिभाषित नहीं कर सकते ठीक से। मुझे ये लगता है कि कविता आपके हृदय से आती है। वैसे तो हर रचना आपके हृदय से आती है, लेकिन जी पूरी कविता लेखन में कहीं भी आपके मस्तिष्क का प्रयोग नहीं होता। जहां दिमाग बीच में आ गया, जहां आप उस रचना के नियमों में चले गए, ऐसे छंद होना चाहिए, इतनी पंक्तियां, इतना भार, इतना वजन, बहर, ये सब चीजें अनुभूति को मारते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, अगर आप समुद्र में खड़े हैं, आप किसी चांदनी रात में समुद्र के थोड़ा अंदर जाके खड़े हो जाइए, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं। अब घुटने घुटने पानी तक समुद्र के अंदर चले जाइए, रात का जी समय है। अब आपके मन में 2 तरह के विचार आ सकते हैं। एक तो यह है कि कितना अथाह समुद्र है, कितना सुंदर दृश्य है, चांदनी कितनी अच्छी लहरों पे चमक रही है, आहा कितना जी श्रृंगारमय वातावरण है, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं खड़ा रहना चाहते हैं। लेकिन जो ही आपके मन में यह विचार आता है कि अगर कोई लहर मुझे खींच के अंदर ले गई तो मैं कहां जाऊंगा, ये विचार आते ही आपका मन या आपका मस्तिष्क आपको समुद्र से बाहर ले आता है। बिल्कुल एक है बिल्कुल। अनुभूति को अभिव्यक्त करना, एक है उससे पलायन करना। ये दोनों ही चीजें आपके हृदय में एक लहर पैदा करती हैं, उसको आप कागज पे कैसे उतारते हैं, ये काव्य रचना है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जैसे पहले भी आपने कहा था कि जब मन प्रसन्न हो तो कविता ही कविता है। तो जिस तरह से आपने कहा कि चांद को निहार रहे हैं, चांदनी को निहार रहे हैं, उस समय इच्छा होती है, जैसे आपने कहा कि खड़े रहो, यहीं पे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, या थोड़ा और आगे जाने की इच्छा होगी। जी और जैसे आपने कहा कि यदि मन में डर आ गया तो आगे जाने के बजाय वो पीछे आएगा। तो मन में क्या भावना उत्पन्न होती है, उसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब विधाओं का आपने पूरा अभी वर्णन नहीं किया। श्रृंगार रस की बात तो हो गई, कौन कौन सी और विधाएं जिसमें आपने अभी तक लिखा होगा? जैसे मैंने बताया, मैंने उपन्यास लिखे हैं, नाटक उपन्यास भी लिखे लिखा हैं। है? जी हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे 2 नाटक भी हैं, लेकिन
नाटक और उपन्यास लिखना एक बहुत लंबे समय का काम है। कविता में जो संतोष आपको मिलता है, एक अक्सर मेरे साथ ऐसा है, मैंने कई लोगों से सुना है उन्हें कविता लिखने में काफी समय लगता है, लेकिन हाँ जी। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं अगर कोई कविता लिखने बैठूं तो 100 में से 99 बार ऐसे होगा कि वो कविता मेरी 15 या 20 मिनट में पूरी हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। और वो एक फ्लो में चलती है, मुझे रुक के वापस नहीं जाना पड़ता। और विशेषकर श्रृंगार रस में जब आप लिखते हैं, श्रृंगार रस में लिखना एक दुधारी तलवार पे चलने जैसा है। आपने खुद श्रृंगार रस में लिखा, आपने बताया। श्रृंगार रस में जिस तलवार पर आप चलते हैं, उसके एक तरफ तो श्रृंगार है, दूसरी तरफ अश्लीलता है। जी, और वो उससे बचना महीन होता रेखा जो है, जब तक जी। आप उस महीन रेखा पर अपना संतुलन कायम कर पाए, तब तक तो आप श्रृंगार के कवि हैं। और जहां आपका कदम दूसरी तरफ पड़ा, आपकी रचना अश्लील हो गई। बिल्कुल सही। नारी की सुंदरता जब तक आप उसकी आंखों में देखते हैं या उसकी शरीर की पवित्रता में देखते हैं, तब तक वो श्रृंगार है। और जहां आपने उसी नारी में सिर्फ वासना देखी, वहां वो अश्लीलता हो जाती है। वासना परोसने के भी तरीके हैं। अगर आप अप्सराओं की बात करें तो जी। उनकी सुंदरता को बखान करने के भी अपने तरीके हैं, लेकिन वही बारीक धार, एक लकीर, आप इस तरफ जाते हैं या इस तरफ जाते हैं, सीमा होती है, सीमा होती है। सीमा होती है। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सीमा को लांघना, क्षेत्र कोई सा भी हो, सीमा को लांघना सही नहीं है। चाहे वो बेशक। कहानी हो, कविता हो, जैसे कुछ जैसे फिल्मों का जिक्र किया कि फिल्में भी बनती हैं, तो फिल्में भी आप जानते हैं सब तरह की जी। है, सीमा भी लांघी जाती है उसमें। कई बार उसको फिर टिप्पणी होती है, तो लिखते ही हैं। आपने बताया कि आप उपन्यास भी लिखे हैं, आपने आपने कहानियां भी लिखी हैं, काव्य संग्रह भी हैं, यानी बड़ी विविधता रही है आपके लेखन में। तो क्या क्या मैंने उपलब्धियां। जी। मैंने लेखन जी। कभी छोड़ा नहीं। जी। 1972 से जो लिखना शुरू किया, वो आज तक वो कभी छूटा नहीं। जबकि मैं एक रंगमंच कलाकार भी हूं, मैं हाँ हाँ। अभिनेता हूं। करीबन 40 वर्ष से दिल्ली रंगमंच पर सक्रिय हूं। करीबन 400 शो कर चुका हूं अपने नाटकों के। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो जब मेरी नौकरी में, मैं गोदरेज के लिए सर्विस करता था, जब नौकरी में मेरी एक स्टेज ऐसी आई जब मुझे नाटकों को बैक स्टेज पे रखना पड़ा। मैं समय नहीं निकाल सकता था। जब जैसे जैसे आपका ओहदा बढ़ता जाता है, आप समय नहीं निकाल सकते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कभी मेरा काव्य नहीं छूटा, कविता लिखना हाँ, निरंतर जारी रहा। ये तो आपका हौसला था, ये तो आपका हौसला था कि आपने निरंतर जारी रखा। और जैसे मैंने बताया कि आपके उसी समय मैंने लिखना शुरू किया, और कारण चाहे कुछ भी रहो, एक कारण तो मैंने बताया था कि सरिता से वापस आएगी तो थोड़ा सा हौसला टूटा। और दूसरी बात, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में चला गया मैं, जी हाँ, जी हाँ, दूरदर्शन जी हाँ। टेलीविजन, तो कुछ दिमाग में वो तकनीकी दिमाग हो गया, वो मतलब साहित्य के बजाय, साहित्य के बजाय तकनीकी दिमाग हो गया मेरा। और बहुत लंबे समय तक, 45 से 50 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, ओ, बिल्कुल शून्य रहा, बिल्कुल। वैसे तो मैंने भी साहित्य कभी पढ़ा नहीं। मैं जी। मूलतः कॉमर्स का स्टूडेंट था। उसके बाद मैं मैनेजमेंट की तरफ चला गया, मैंने एमबीए किया। उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से मैंने कोर्स किया। लेकिन जी। साहित्य से मेरा संबंध कभी नहीं रहा। मैंने हिंदी भाषा को एज अ विषय कभी नहीं पढ़ा। जी। रुचि थी, चलता गया। जैसे मैंने कहा कि संयोग, कुछ संयोग इस तरह का, क्योंकि मेरा भी साइंस था, और ओ, साइंस में भी फिजिक्स, भौतिक शास्त्र में मैंने हाँ, पीजी किया था, फिर टेलीविजन में गया। तो मतलब क्या है कि क्षेत्र अपने इस तरह के रहे। बिल्कुल अलग रहे। आपका तो साहित्य से नाता नहीं टूटा, लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, लंबे समय तक टूटा रहा। लेकिन एक उम्र होती है, जब बच्चे बोलते हैं कि आपकी डायरी में लिखी हुई है कुछ 30-35 कविताएं हैं, उनका क्या होगा आपके बाद, मेरे बाद या नहीं। तो मुझे भी लगा कि जो कुछ मैंने सृजन किया है वो बेकार चला जाएगा, रद्दी में चल जाएगी डायरी। तो मैंने अपना ब्लॉग बनाया। मेरी बेटिया बिटिया ने कहा कि ब्लॉग बना के देती हूँ मैं पापा, और आप इसमें डालो।
ब्लॉग में मैंने 30-35 जो कविताएं थी वो मैंने सब डाल दी। अब जब साहित्य की तरफ हाथ गया तो फिर रुचि उत्पन्न हुई। फिर कुछ कोरोना काल आ गया बाद में। फिर बच्चों ने कहा कि पापा क्या घर में बैठे बैठे क्या करोगे, यूट्यूब चैनल बनाओ। तो एक मेरी पत्नी के साथ मिलके नाना नानी की किस्से कहानियों को बना दिया। एक कविता को बना दिया, कविता पुंज, उसमें बिजी हो गए। तो कोरोना काल का बहुत ही भयानक काल रहा, बहुत भयावह रहा, लोगों ने बहुत भुगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने उसको सृजन की तरफ मोड़ दिया। हो सकता है आपने भी अच्छा सृजन किया उस समय। कई जो साहित्यकार थे, चाहे कहानीकार हो, नाटककार हो या कवि हो, उस समय लोगों ने ये सोचा कि बैठे बैठे सृजन ही करते रहो, लिखते रहो। तो इस तरह से साहित्य का सृजन भी हुआ उस समय। अब हाँ, आपकी उपलब्धि की बात कर रहा था मैं। इतने आपने उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, कई कवि सम्मेलन में अनगिनत में आपने भाग लिया है, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया आपने। उपलब्धियां किस तरह से आप गिनाएंगे कि मेरी उपलब्धियां ये हुई है अभी तक? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसे अगर आप माने तो वो उपलब्धि है, वो ये कि मैं आत्मसंतुष्ट हूं। मैं पूरी तरह से अपने कार्य से संतुष्ट हूं और एक रिकॉग्निशन मिल चुका है, एक पहचान मिल चुकी है। जी। थोड़ी बहुत जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे श्रृंगार लेखन के लिए जानते हैं। और हाँ। किसी भी कवि गोष्ठी में, किसी भी कवि सम्मेलन में अगर मैं जाता हूं और मैं किसी और रस की रचना भी सुनाता हूं तो एक आवाज आती है नीचे से, हमें श्रृंगार चाहिए। अच्छा। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि मानता हूं मैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं महिलाओं का एक बहुत बड़ी काव्य गोष्ठी थी, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। हाँ। तो उसमें मैंने अपनी एक अलग रस की रचना सुनाई और वो रचना खत्म होते ही काफी आवाजें आई, हमें आपका श्रृंगार सुनना है। तो ये पहचान जब मिलती है तो आपको बहुत संतोष मिलता है। बिल्कुल 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 सर। एक रचनाकार, चाहे रचना किसी की भी हो, काव्य की हो, नाटक की हो, कहानी की हो, फिल्म की हो, सीरियल की हो, चाहे कोई मूर्ति बनाता है, मैं तो ये कहूंगा कि एक कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, विभिन्न तरह के बहुत बड़ी बर्तन कला बनाता है। कविश्वर जी क्या बताऊं, कभी कभी जब मैं निकलता हूँ, एक हमारे यहाँ मोहल्ला है जहाँ पर बहुत सारे कुम्हार एक साथ रहते हैं और वो बनाते रहते हैं। जी। जब वहां निकलता हूँ मैं देखता हूँ कि कितनी तरह की रचनाएं, कितनी तरह के वो कोई सुराही बनी हुई है, कोई इस तरह के दिए हुए, इसमें इस तरह के आर्ट बनाया हुआ है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कितनी मेहनत करते हैं हर क्षेत्र में। यदि पेंटिंग में जाएं तो वहाँ कितनी मेहनत करते हैं लोग। लेकिन जब उनकी प्रशंसा करते हैं कभी, मैं तो ये चाहूंगा, मैं हमेशा क्या करता हूँ बताऊं आपको कि जैसे मैंने क्या कुमार, मैं वहां रुका, देखा और मैंने उनकी बड़ी प्रशंसा की। और ये क्या, कितनी मेहनत करते हो आप, कितने निपुण हो आप, कितनी तरह की आपने ये बनाए हुए हैं। तो उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता आती है ना, जो खुशी आती है, वो हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है। बिल्कुल, कोई शक नहीं हमारे इसमें। अंदर ऊर्जा भर देती है। तो हम प्रसन्नता दे रहे हैं या प्रसन्नता ले रहे हैं, ये दोनों बातें एक साथ होती है। वो भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। तो किसी के जब आप, प्रशंसा करने में क्या बुराई है? बहुत अच्छी बात है, जब आप खुशबू हाँ, बांटेंगे तो आपके हाथ अपने आप सुगंधित हो जाएंगे। अपने आप सुगंधित हो जाएंगे। जबकि कई लोगों को हम देखते हैं कि वो ये मौका देखते हैं कि इसमें कुछ गलती निकालें, कुछ कमी निकालें, और उनके चेहरों को आप देखेंगे तो उनके चेहरे मलिन दिखाई देंगे। जिसके खैर, अंदर जो होता है वो ही दे सकता है। बिल्कुल 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 सही है। और सतीश जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति कवि है। जी। स्त्री, पुरुष, बच्चा, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति कवि है, क्योंकि हर एक के मन में अनुभूतियां आती हैं। किसी भी खराब चीज को देख के हर आदमी सिहरता है, किसी भी अच्छी चीज को देख के सब हंसते हैं। सवाल है उस अनुभूति को अपने मन से अभिव्यक्त करने का। मां सरस्वती का वरदान बहुत कम लोगों पर है जो उसे अभिव्यक्त कर सकें। बस वही कुछ एक चंद एक लोग हम जैसे हैं और हम कवि कहलाए जाते हैं। अदरवाइज कवि तो सभी हैं। जी जी। अंतर यही आता है
जैसे आपने कहा कि श्रृंगार रस में आप क्या देख रहे हैं, जी वहाँ अंतर आ जाता है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी कहा था, जैसे किसी बगीचे में हम गए, अब हमारी निगाह खिले हुए पुष्पों पर पड़ती है या कचरे के ढेर पर पड़ती है। ये भी होता है, किसी बगीचे में जाए तो कचरे का ढेर भी मिलेगा एक कोने पे, तो या तो हम कचरे को ढेर को देख करके दुखी हो जाएं, या खिले हुए फूलों, रंगीन फूलों को देख के खुश हो जाएं। तो ये हमारी उस पर डिपेंड करता है, हमारी निगाह पर, कि हमारी निगाह कहाँ जा रही है। जैसा भी आपने आपने कहा, मैं उसी को मैं अलग तरह से दोहरा रहा हूँ। और अभी आपको बता दूं, हमारे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, शायद आप भी देख रहे होंगे। जी हाँ, जी हाँ। देखिए जी, ये अनीता मौर्य जी का कमेंट अभी, वाह आदरणीय कवीश्वर जी, बहुत सुंदर व्याख्या श्रृंगार की दी आपने। धन्यवाद। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आयोजन। अ, देखिए, सब आपके सानिध्य में मेरी भी प्रशंसा हो गई। ये सर, ये आपकी प्रशंसा आपका अधिकार है, आपने कमाई है वो। नहीं, ये देखिए साहब, ये तो, चलिए, ये तो हुआ कि आपके सानिध्य में मैं भी कुछ सीख रहा हूँ आपसे। जितना आप कवि सम्मेलन में बोलते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उतना बोलूं। हालांकि अभी हम कविता तक नहीं पहुंचे हैं अभी। अब आपसे कविता जरूर सुनेंगे, क्योंकि सभी लोग ये चाह रहे होंगे कि भाई क्या पूरी बात ही करते रहोगे क्या, कविता नहीं सुनाओगे क्या। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ कविता सुना के हमें अनुग्रहित करें। जी, मैं जरूर सुनाऊंगा। जी इससे पहले मैं एक श्रृंगार की एक छोटी सी व्याख्या और बताना चाहूंगा। जब आप किसी फूल को देखते हैं, आपके मन में दो तरह के भाव आ सकते हैं। जी एक भाव तो यह है कि कितना सुंदर फूल है, इसे मैं तोड़कर अपने कोट पे लगा लूं या अपने घर में सजा लूं। बिल्कुल और बिल्कुल, दूसरा भाव यह आ सकता है, आहा हा, कितना सुंदर फूल है, ये डाली पे कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। उसको वहीं रहने ये दें। फर्क है जी अनुभूति का। अगर आप जी उस जी फूल जी, की प्रशंसा करते हैं तो आप उसे तोड़ लेंगे। अगर आप उस फूल से प्रेम करते हैं तो उसे तोड़ेंगे नहीं, वहीं रखेंगे। बहुत सुंदर, ये है। बहुत खूब। आ, मैं छोटी सी श्रृंगार रस की कविता सुनाता हूं। जी सखी जो तुम चांद हो तो, सखी जो तुम चांद हो तो चांदनी से जी, परहेज क्यों हो। सही। सखी जो तुम चांद हो तो चांदनी से परहेज क्यों हो, और हो अगर आलाप तो फिर राग से परहेज क्यों बहुत सुंदर। हो अगर आलाप तो फिर राग से परहेज क्यों हो। तुम पान हो घर सुधा का, तुम पान हो घर सुधा का, मैं नशे से दूर क्यों हूं। तुम पान हो घर सुधा का तो मैं नशे से दूर क्यों हूं, और पर्याय हो तुम व्योम का, क्षितिज मैं क्यों कर नहीं हूं। जी पर्याय हो तुम व्योम का तो क्षितिज मैं क्यों कर नहीं हूं। सजी तुम संध्या परीसी, लाल पल्लू धार सिर पर, सजी तुम संध्या परीसी लाल पल्लू धार सिर पर, तो मुझे व्यवधान रूपी छुटपुटे का खौफ क्यों हो। तो मुझे व्यवधान रूपी झुटपुटे का खौफ क्यों हो, और बस एक टक देखो मुझे पलक पर कंदील लेकर, अच्छा, बहुत खूब। बस एक टक देखो मुझे पलक पर कंदील लेकर, मुझे आने के लिए फिर किसी पथ की आस क्यों हो। मुझे आने के लिए फिर किसी पथ की आस क्यों हो। वाह साहब वाह। जैसा आपने कहा कि चांद हो तो चांदनी से परहेज क्यों। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चांद और चांदनी का तो साथ है, चांद के साथ चांदनी न हो, जैसा कि अमावस की रात को होता है, तो चांद को कौन पूछता उस समय। बिल्कुल। चांद की पूछ चांदनी से ही है। पूर्णिमा की रात सबको पसंद होती है, बहुत अच्छी लगती है। जो चांदनी बिखरती है, बहुत सुंदर लगती है, मन प्रसन्न होता है। आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है, बहुत ही अच्छा। और कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे आप, या कविता ही सुनाएं।
मैं अक्सर छंदबद्ध कविता सुनाता हूं, छंदबद्ध कविता लिखता हूं, लेकिन बहुत कम मैंने छंद मुक्त भी लिखी है। एक छंद मुक्त कविता सुनाता हूं मैं आपको। जी। मुझसे घंटों बातें करना, बातें कम ज्यादा मुस्काना, रह रह कर बालों को संवारना, पलकों को यूं ही झपकाना, और फिर कहना प्यार नहीं है, और फिर कहना प्यार नहीं है, सब कितना बेमानी है ये। सधी हुई चूनर संवारना, नाखून से मिट्टी कुरेदना, कुछ कहते कहते रुक जाना, बिना बात यूं ही हंस देना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सब कितना बेमानी है ये। इंतजार में आंख बिछाना, अगर दिखूं मैं तो मुड़ जाना, इंतजार में आंख बिछाना, अगर दिखूं मैं तो मुड़ जाना, नाम मेरा धरती पर लिखकर जल्दी से फिर उसे मिटाना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सच कितना बेमानी है ये। मैं जाने की बात करूं तो 2 पल मुझसे और मांगना, मैं जाने की बात करूं तो 2 पल मुझसे और मांगना, उसकी जिद बस मैं ही बोलूं, स्वयं बिना शब्दों के रहना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सब कितना बेमानी है ये। न्योता देना घर आने का, और पूछना कब आओगे, न्योता देना घर आने का, और पूछना कब आओगे, मैं जब अड़चन कोई बताऊं आंखों में पानी भर लाना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सच कितना बेमानी है ये। मेरे गालों से गाल सटाकर एक मनचाही सेल्फी लेना, मेरे गालों से गाल सटाकर एक मनचाही सेल्फी लेना, और जो कभी गिरा ही नहीं वो तिनका आंखों से हटवाना, जो कभी गिरा ही नहीं वो तिनका आंखों से हटवाना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सच कितना बेमानी है ये। भुट्टा छीन मेरे हाथों से हौले से फिर उसे कुतरना, भुट्टा छीन मेरे हाथों से हौले से फिर उसे कुतरना, अपनी चॉकलेट अध खाई मेरे होठों पर रख देना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सच कितना बेमानी है ये। प्यार भले मुझसे ही करना, बात मगर औरों की करना, प्यार भले मुझसे ही करना, बात मगर औरों की करना, हां का शब्द होंठ पर धरने कितना इंतजार करवाना, और हां कहना तो भी ऐसे शब्दों का खेला कर जाना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सच कितना बेमानी है ये, सच कितना बेमानी है ये। वाह 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 सर। यानी एक पंक्ति को हम आपको भी सुनना जी जी, एक पंक्ति को आपने अनेक पंक्तियों में सुना दिया। आप ये कह सकते थे कहो ना प्यार है, जैसे एक फिल्म थी कहो ना प्यार है। जी 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 जी। लेकिन ये कहने के बजाय आपने जो है इतनी पंक्तियों में उसको व्यक्त किया है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा ये। जी बिल्कुल। अब समय भी हो एक रहा है। कविता आपकी भी सुनना चाहेंगे हम। मेरी कविता चलिए, अभी थोड़ा सा समय बाकी है। जी मैं प्रयत्न करता हूँ वो निकालने की। 1 मिनट लगेगा। जी जरूर। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कोई से सुना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक जिंदगी, ये शायद पिछले सप्ताह ही लिखी थी, जिंदगी पर कविता है। जी। जिंदगी ये कैसी है जिंदगी, हम्म। जिंदगी ये कैसी है जिंदगी,
कभी लगती है उलझी हुई पहेली, वाह, कभी लगती है उलझी हुई पहेली, और कभी मेरे संग संग चलती मेरी अतरंग सी सहेली। क्या बात कभी है। मेरे संग संग चलती मेरी अतरंग सी सहेली। कभी सपाट राहों पर सरपट दौड़ती, हम्म कभी सपाट राहों पर सरपट दौड़ती, कभी गड्ढों भरी राहों पर उछलती कूदती। हम्म चिंगाड़ती अनवरत चलती ही रहती, चिंगाड़ती अनवरत चलती ही रहती, कभी अचानक मौन हो ठहरती। आहा, कभी लगता है यहाँ अपनों का मेला है। क्या बात है। सबके साथ ऐसा महसूस होता है, सभी को होता है। कभी लगता यहाँ अपनों का मेला है, कभी लगता हर इंसान यहाँ तो अकेला है। सच सच कभी बिल्कुल सही कहा। जलेबी से उलझी पर मीठी लगती, हाँ, आहा, कभी जलेबी से उलझी पर मीठी लगती, और कभी हम्म लगता यह तो जमेला है। अरे वाह, एक उम्र तक करते रहे बंदगी, एक उम्र तक करते रहे बंदगी, दुल्हन नवेली सी लगती है जिंदगी। एक उम्र तक करते रहे बंदगी, झुकती कमर सी लगती है जिंदगी। आहा, कभी नित नई आशाएं लिए हुए, दुल्हन नवेली सी लगती है जिंदगी। बहुत अच्छे, वाह। जिंदगी जीते जीते, जिंदगी जीते जीते जिंदगी निकल गई, हम्म जिंदगी जीते जीते जिंदगी निकल गई। उमंग है दिल में फिर से मिलेगी नई जिंदगी। उमंग फिर भी बाकी है, जिंदगी चाहे निकल गई, लेकिन फिर भी है कि और जिंदगी मिलेगी। जिंदगी जीते जीते निकल गई है जिंदगी, उमंग है दिल में फिर से मिलेगी नई जिंदगी। हम्म ना चाहिए, ना मिली चाही गई ठंडक, न मिली उष्णता। वाह, न मिली चाही हुई ठंडक, न मिली उष्णता। कभी तो दाल जैसी गलेगी जिंदगी, कभी तो दाल क्या बात जैसी है, गलेगी जिंदगी। जी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या जिंदगी को बयान किया है आपने, बहुत सुंदर। तो आज आपका साक्षात्कार लेके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हालांकि मैं इस काबिल नहीं था कि आप जैसे प्रख्यात व्यक्ति का मैं साक्षात्कार ले सकूं। कोशिश की है, अ, इस तरह का आग्रह था तो मैंने स्वीकार किया, और मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ इस तरह का। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप जैसे प्रख्यात लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिली है, आगे भी प्रेरणा मिलती रहेगी। आप पधारे हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप और हम आपसे आशा है जब भी हम पुकारेंगे आप हमारी पुकार सुनेंगे। बेशक, मुझे भी आज आपके कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा, एक संतोष मिला, और आपसे बात करके साहित्य के बारे में कुछ नए पहलुओं को जाना। एक घरेलू सा वातावरण लगा, घरेलू सा वार्तालाप लगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मानसरोवर साहित्य अकादमी का, और धन्यवाद मानसिंह जी का। नमस्कार। मान सिंह जा रहे हैं, मुझे प्रणाम। लगा मान सिंह जा रहे हैं, चलिए ठीक है। ओ, प्रणाम आदरणीय।